हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन का सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। हम 6 सेट कर चुके हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं? प्रीवियस ईयर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो फिर। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो बैच के रिगार्डिंग है। तो इसके बारे में हम बता दें आपको कि हम नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। डेमो क्लास अभी चल रही हैं, डेमो क्लास ले सकते हो, ठीक है। और साथ में बैच स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन भी ओपन है और 1 जुलाई से प्रॉपरली बैच लगेगा। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस पारतंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका एक वृक्ष का पारतंत्र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। एक वृक्ष का पारतंत्र परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रदर्शित करता है। इसमें संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पारतंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो जैविक खेती पारतंत्र के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, और यह भूमि, जल तथा वायु के उपयोगी तत्वों को नष्ट करने के बजाय इसमें संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तो आंसर होगा आपका जैविक खेती, राइट आंसर होगा। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ पर है, ये कहा पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपके रांची, झारखंड के रांची में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, रांची है। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गौण संस्थान जो पहले भारतीय लाख शोध संस्थान के नाम से भी जाना जाता था, जो कि रांची में स्थित है। ठीक, पौधे में ऐसा अनुक्रम जो लवड़ी स्थिति से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं है हेलोसीरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हेलोसीरी, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक, पारिस्थिति में जो पौधे में ऐसा अनुक्रम जो लवड़ी स्थिति से शुरू होता है अर्थात लवड़ी वातावरण में होता है, लवण क्रमक या फिर हेलोसीरी कहलाता है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को हम मैगॉट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह सफेद मुलायम सिलेंडर के आकार का तथा पाद विहीन होता है। इसमें सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता। ठीक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे जो इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसके दो अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा, क्या ये नवीकरणीय स्रोत है? यस। ज्वारी ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा, यानी यहाँ पे सभी नवीकरणीय स्रोत ही है। तो उपयुक्त आंसर बनेगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी वाला आंसर बनेगा। आप जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है जिसको फिर से रीजनरेट किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा से हम फिर से सौर ऊर्जा बना सकते हैं, ऐसी ज्वारी ऊर्जा से और ऐसे ही पवन ऊर्जा से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा नवीकरणीय स्रोत क्या है। और अब नवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आप अंतर समझ गए होंगे।
संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रहे जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है, तो वो रेड रेड डाटा जो बुक होता है, संकटग्रस्त जो विलुप्त हो रहे जीवों के लिए प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? रेड डाटा बुक होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेड डाटा बुक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पौधे से चाय प्राप्त की जाती है? तो चाय किससे प्राप्त किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस नामक पौधे से चाय प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो चाय के बारे में आपको थोड़ा बहुत और नॉलेज है क्या, कि यह जो है किस कुल का पौधा है? तो ये थीसी कुल का पौधा है। थिएसी, सॉरी, थिएसी कुल का पौधा होता है। ये जो चाय है ना, तो चाय का जो पौधा है किस कुल का है? तो थिएसी कुल का पौधा है। बुक्सा बुक्साबाद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है। बुक्साबाद परियोजना पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास में स्थित है। वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे जो बुक्सा है उसका जो राइट आंसर, बुक्साबाद परियोजना का राइट आंसर क्या है आपका? पश्चिमी बंगाल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? ठीक है, ये पूछा गया है। कौन सी घटना है जो क्लास में नहीं की जा सकती है? ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ठीक। पहला ऑप्शन है बर्फ का निर्माण करना, क्या क्लास में कर सकते हो? वाष्प बिंदु निर्माण, ठीक है, बर्फ से तरल पदार्थ बनाना, ये सब किया जा सकता है, लेकिन कोहरे का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, कोहरे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? डॉट डॉट रिक्त स्थान को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी मानी जाती है। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, वो क्या है? ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा आपका, वो प्रयोग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अपन लोग जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना गया है। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, निम्न में से किससे संबंधित है, ये पूछा गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोन्स आदि ओजोन रिक्तकारक पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। तो ओजोन परत और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन होगा। बी और सी दोनों ही सही होंगे यहाँ पे। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, यहाँ पे ओजोन परत से रिलेटिव है। ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है जिससे क्षरण होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा लॉक जॉ नामक रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये होगा आपका टिटेनस टॉक्साइड, यानी जो राइट आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अरे टिटनिस से जो हड्डियां, मतलब लॉक जॉ का मतलब है आपका लगभग लगभग, टिटनिस का इंजेक्शन लगता है ना, जिससे इनको सुरक्षा की जा सकती है इसकी। अरे इसको वो और बोलते हैं धनुष, धनुष जैसे आकार की, जिसको बोलते हैं धनुष टंकार बोलते हैं। धनुष जैसे अकड़ जाता है ना पूरा शरीर, तो वही लॉक जब बोला जाता है, लॉक हो जाती है बॉडी। तो उसके लिए, बचाव के लिए टिटनिस का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है कब? 20 मार्च को। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 20 मार्च राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है? तो जो दलहन वाली होती हैं फसलें वो सभी सहायक होती हैं, तो जैसे चना है, मटर है, सेम। तो उपर्युक्त में से यहाँ पे सभी आंसर होगा। इनके सबकी जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये सहायक होता है। नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन मूल ग्रंथियां या रूट नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या है ना, खेत में क्या बढ़ जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? जैव निम्नीकरण का मतलब है जैव निम्नीकरण का प्रदूषण का मतलब है कि वहां पे कम, जिससे बहुत ही कम प्रदूषण होगा। देखो प्लास्टिक, कॉपर, सोना, तो प्लास्टिक से शुद्ध ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका वो यही बनेगा कि यहाँ पे जो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल रूप से हानि रहित तत्वों में विघटित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव विघटित प्रदूषण। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, मलमूत्र और सीबीज, यही क्या है, वातावरण में जल्दी घुलित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का प्रयोग सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो ईंधन के रूप में यहाँ पे यूज किया जाए अगर, तो ऊर्जा स्रोत का सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा, जैसे कोयला है धुआं छोड़ेगा, पेट्रोल डीजल ये। लेकिन करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन, इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका? हाइड्रोजन। एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा? ऊर्जा के पिरामिड द्वारा, बायोमास के पिरामिड द्वारा, संख्याओं के पिरामिड द्वारा। तो यहाँ पे आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी, ठीक है, इन सभी के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पादप प्लवक निम्न में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो पादप प्लवक समझते हो, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं जिसको, स्वपोषी जीव होते हैं ये। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ये प्रथम पोषण स्तर को प्रदर्शित करते हैं, जो कि उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? उत्पादक है। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, हम लोगों ने भी क्या है ना सेट में कई बार किया होगा। इसको रतन जोत कहते हैं, ठीक है, या जेट्रोफा भी बोला जाता है। तो आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन, ठीक है, जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं? उसको बायोमास कहते हैं, ठीक है। किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित संपूर्ण जीवों की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बायोमास। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बायोमास, ए ऑप्शन, ठीक। ईवीएस की कक्षा में कौन सा एक दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? स्लाइड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल, जी हाँ यूज करते हैं, श्यामपट्ट का यूज करते ही हैं। तो टैप रिकॉर्डर का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? टैप रिकॉर्डर का प्रयोग, क्योंकि ये टैप रिकॉर्डर जो है ना, ये क्या एक श्रव्य सामग्री है जो सुनने में सहायता करती है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं, हम ज्यादातर यूज करते हैं वो दृश्य सामग्री का यूज करते हैं ईवीएस की क्लास में। तो दृश्य सामग्री क्या है? श्यामपट्ट है, मॉडल है, स्लाइड है, इनको हम देख के समझ सकते हैं कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होगा टैप रिकॉर्डर। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड में है? बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? नहीं पाई जाती ना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश होगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? नर्मदा होती है, जी हाँ होती है, पश्चिम की ओर ही बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो नर्मदा ही तो है। ताप्ती, माई, ये सारी तीनों की तीनों नदियां कहाँ हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? राइट, उपरोक्त सभी आंसर होंगे, ये सारी नदियां क्या है? पश्चिम की ओर बह रही हैं। भारत
कि किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली नाम आपने सुना होगा आपने, बेंगलुरु को कहते हैं, और बेंगलुरु कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? कर्नाटक होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिलिकॉन स्टेट उसी को कहते हैं जहाँ पे सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन की वस्तुएं ज्यादा बनती हैं, ठीक है, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो वो है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, और ये आपका कर्नाटक को बोलेंगे सिलिकॉन स्टेट, ठीक। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है। हमारे उपग्रह में जो मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है तो वो नदियों में है, झीलों और झरनों में है, महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनद में है। मृदु जल का मतलब जो पीने योग्य जल होते हैं, तो वो पर्वतीय हिमनदों में तो पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो यही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनना है भारत, अ, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदों में पाई जाती है, यही इसका करेक्ट आंसर है, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देश का पहला कार्बन पॉजिटिव आबादी टैग वाला गांव है। तो ये जो देश का पहला कार्बन पॉजिटिव आबादी टैग वाला गांव है, ये है फेयंग। सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। फेयोंग जो गांव है, ये फेयंग गांव कहाँ का है? तो ये किस राज्य का है? तो वो मणिपुर राज्य में इम्फाल पश्चिमी जिले के फेयोंग गांव को भारत का पहली कार्बन पॉजिटिव आबादी के रूप में टैग किया गया है, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव मॉडल पर यह विकसित किए जाने वाला फेयंग देश का पहला गांव है, क्लियर। संक्रमण के दौरान डॉट डॉट की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि पूछा गया है संक्रमण के दौरान क्या बढ़ जाता है, किसकी वृद्धि हो जाती है? तो संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट बढ़ जाता है, रक्त में श्वेत कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट विशेष रुधिर कणिकाएं जो शरीर के किसी भी रोग से संक्रमित होने पर उसे विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं और कवकों आदि का इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण होने से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार संक्रमण के दौरान शरीर की प्रतिरक्षा हेतु ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है, और ल्यूकोसाइट की वृद्धि हो जाने की वजह से ही हम ठीक ठाक हो पाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो जो मतलब अलग अलग टाइप के विषाणु या कवक जीवाणु होते हैं हानिकारक, उनको नष्ट करने में ये हेल्प करता है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाती है, तभी तो हमारा देखो फीवर आने पर हमारी बॉडी गर्म पड़ जाती है ना। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि वो ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ गई होती है और वो लड़ रही होती है उन जीवाणुओं से, युद्ध चल रहा होता है उसका, इसलिए वो हीट हो जाती है बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। सुनामी का कारण क्या है? तो सुनामी समुद्र तल में जो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी आती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र तल, जो समुद्र का तल है उसमें भूकंप आएगा तो सुनामी आएगी, तो पानी की जो लहरें हैं, बहाव तेजी तेजी से किनारे की तरफ आता है, उसी को कहते हैं सुनामी। और ऑप्शन दिए हैं, ये एक बहुत गर्म समुद्री धारा है, गलत है भाई। मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ये भी गलत है। पिघलता हुआ ग्लेशियर, ये सब गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? डी ऑप्शन ही है, समुद्र तल में जो भूकंप होता है उसी को कहते हैं सुनामी। सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए हैं। ये बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, 15 जून से आपका डेमो क्लास चल रहे हैं ऑफलाइन बैच का। आप ऑफलाइन में आप डेमो लेना चाहें तो डेमो ले सकते हैं, और डेमो लेने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, और प्रॉपरली 1 जुलाई से आपकी क्लासें लगेंगी। आप डेली क्लास में रहिए और इसका लुत्फ उठाइए। गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है, धन्यवाद।